आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत कंपनी के चिट्ठे की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कंपनी के चिट्ठे को दो भागों में बांटा जाता है, समता और दायित्व तथा दूसरा होता है संपत्तियां। समता और दायित्वों का स्पष्टीकरण में समता और दायित्व पक्ष में निम्न 4 मदों को दर्शाया जाता है, जिनमें अंशधारियों का कोष, अंश आवेदन राशि जब तक उन्हें आवंटन न किया गया हो, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। अंशधारियों का कोष के अंतर्गत अंश पूंजी। अंश पूंजी का आशय कंपनी के स्वामियों का उसमें उनके हिस्से से होता है। अंश पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रकार की अंश पूंजी के संबंध में लेखा संबंधी टिप्पणियों में निम्न को दर्शाते हैं। पहला है इसमें अधिकृत अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी वह पूंजी होती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है एवं कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती। कंपनी की अधिकृत पूंजी समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों के रूप में हो सकती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 8 के अनुसार अधिकृत पूंजी का अभिप्राय कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत है। दूसरा है इसमें निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को वास्तव में जिन्हें निर्गमित किया जाता है, अर्थात जिन्हें आम जनता को जारी कर दिया जाता है, उसे निर्गमित पूंजी के नाम से जाना जाता है। प्रार्थित पूंजी। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे जनता ने लेने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, प्रार्थित पूंजी कहलाती है। चौथा होता है मांगी गई पूंजी। कंपनी अपने अंशों का मूल्य एक साथ अर्थात एक मुश्त प्राप्त कर सकती है या इसी अंशों का मूल्य अनेक किस्तों में मांग सकती है। कंपनी अंशों का कुछ मूल्य आवेदन पर तो कुछ आवंटन पर एवं याचनाओं में पैसे को मंगाती है। इस प्रकार कंपनी के द्वारा जो किस्तें मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। उसके आगे है चुकता पूंजी। कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे जनता ने चुका दिया है अर्थात भुगतान कर दिया है, उसे दत्त पूंजी या चुकता पूंजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं अप्राप्त या बकाया याचना। तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से मांगने के बाद भी जो राशि हमें प्राप्त नहीं होती, उसे अप्राप्त या बकाया याचना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं संचित पूंजी। कंपनी द्वारा प्रस्ताव पास कर यह तय करती है कि निर्गमित पूंजी का एक निश्चित भाग अंशधारियों से केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, उससे पूर्व नहीं। तो ऐसी पूंजी को संचित या सुरक्षित पूंजी कहते हैं। इसके बाद होता है संचय तथा आधिक्य। संचय लाभ का एक भाग है। यह अविभाजित लाभ से संचित किया जाता है। इसे पूंजी संचय, पूंजी मोचन या शोधन संचय, अंश प्रब्याजी एवं अन्य संचय के नाम से भी जाना जाता है। संचयों में गत चिट्ठे के पश्चात हुई कमी या वृद्धि की राशि भी दर्शाई जाती है। संचय से लाभ हानि खाते का यदि विकलन शेष हो तो इसे घटाया जाता है और लाभ हानि खाते का अतिरेक भी इसी मद के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। संचय की परिभाषा के अंतर्गत संचय से तात्पर्य एक ऐसी राशि से है जो लाभ अथवा अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी जाती है और जिसका उद्देश्य चिट्ठे के दिन
किसी ज्ञात दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी करने के लिए व्यवस्था करना नहीं है। संचय एवं आधिक्य में निम्न मदें शामिल की जाती है, जिनमें है पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम संचय, ऋण पत्र शोधन संचय, पुनर्मूल्यांकन संचय, अंश विकल्प बकाया लेखा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय और कर संचय। तो पूंजी संचय ऐसा संचय जो पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है, पूंजी संचय कहलाता है। यह संचय अंशधारियों को लाभांश बांटने हेतु उपलब्ध नहीं होता। इस संचय का निर्माण निम्न मदों के स्थानांतरण द्वारा किया जाता है। जब अंशों के पुनः निर्गमन पर लाभ हो, किसी चालू व्यवसाय को खरीदने पर यदि उसकी शुद्ध संपत्तियों का मूल्य व्यवसाय के क्रय मूल्य से अधिक हो तो आधिक्य की राशि को और समावेलन से पूर्व के लाभ को। इसके बाद आते हैं गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। तो चालू दायित्व का वर्गीकरण अल्पकालीन उधार। ऐसे अल्पकालीन उधार से तात्पर्य ऐसे उधार से है जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर अथवा संचालन चक्र अवधि में देय होते हैं। उन्हें अल्पकालीन उधार कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं वित्तीय विवरणों की सीमाएं। पहला है इसमें ऐतिहासिक प्रकृति। वित्तीय विवरण केवल भूतकालीन घटनाओं एवं व्यवहारों पर ही विवेचन करते हैं। ये भविष्य की घटनाओं एवं परिस्थितियों पर कोई प्रकाश नहीं डालते। अतः भविष्य की कोई भी घटना जो व्यवसाय की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, इसका ज्ञान इनसे नहीं हो पाता। दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित। वित्तीय विवरणों से संबंधित बहुत सी बातें लेखाकार के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी जाती है, जैसे कि हास की विधि, स्टॉक का मूल्यांकन आदि बातें लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। तीसरा है लेखांकन की विभिन्न प्रथाओं पर आधारित। लेखांकन विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रथाओं पर निर्भर है। वित्तीय विवरण बनाते समय विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रथाओं को ध्यान में रखना होता है। इस कारण इन विवरणों में दर्शाई गई वित्तीय स्थिति के पूर्ण रूप से वास्तविक होने की संभावना कम होती है। चौथा है केवल मौद्रिक तथ्यों का प्रकटीकरण। वित्तीय विवरण में केवल मौद्रिक तथ्यों को ही शामिल किया जाता है, अमौद्रिक तथ्यों को नहीं, जबकि अमौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पांचवा है ऊपरी दिखावट। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावटों का सहारा लेकर स्थिति को वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है। चिट्ठे में लेखांकन छल योजना द्वारा वास्तविक स्थिति को छुपाया जा सकता है। और छठवा है तुलनीयता का अभाव। दो संस्थाओं की वित्तीय विवरणों की निर्माण विधि, लेखा अवधि तथा व्यवसाय की प्रकृति में भिन्नता के कारण तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता। इसके बाद वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता या विभिन्न पक्षकारों के लिए वित्तीय विवरणों का महत्व। किसी व्यावसायिक संस्था के क्रियाकलापों से केवल उसके स्वामी ही नहीं वरन विभिन्न पक्षकार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। विभिन्न पक्षकार भी संस्था के लाभों, उसके विकास और प्रगति में विशेष रुचि रखते हैं। वे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जिनका वित्तीय विवरणों में हित होता है और उनके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से जिन्हें लाभ होता है, उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। इनमें पहला है प्रबंधक वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा भविष्य के लिए नीति का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के रूप में
कार्य की प्रगति मापने, भविष्य के लिए निर्णय लेने, कार्य कुशलता को मापने आदि के लिए प्रबंधकों का सहारा लिया जाता है। दूसरा है विनियोक्ता। विनियोक्ताओं में अंशधारी तथा ऋण पत्रधारियों को शामिल किया जाता है। अंशधारियों का मुख्य उद्देश्य विनियोजित धन की सुरक्षा एवं उस पर पर्याप्त आय प्राप्त करना होता है। इसके लिए उन्हें कंपनी की आर्थिक स्थिति, लाभार्जन क्षमता, अंशों का वर्तमान मूल्य, पूंजी संरचना तथा विनियोग की सुरक्षा आदि के बारे में अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सभी सूचनाएं वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती है। ऋण पत्रधारी कंपनी की शोधन क्षमता तथा ब्याज भुगतान करने की क्षमता की जानकारी चाहते हैं और ये सूचनाएं वित्तीय विवरणों से ही उन्हें प्राप्त होती है। तीसरा है लेनदार। लेनदार जो वस्तुओं और सेवाओं को साख पर अर्थात उधार पर हमें देते हैं या प्रदान करते हैं, अल्पकालीन ऋणदाता होते हैं। वे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की तरलता की जानकारी प्राप्त करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा बेचे गए माल का भुगतान करने के लिए संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में चालू संपत्तियां है या नहीं। इस तरह से जो व्यक्ति हमें उधार में सामान या पैसा देते हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि कंपनी भविष्य में उनका भुगतान कर पाने में सक्षम रहेगा या नहीं रह पाएगा। चौथा है बैंक एवं अन्य ऋणदाता संस्थाएं। बैंक एवं अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं भी वित्तीय विश्लेषण में रुचि रखती है। ये संस्थाएं ऋण देने के पूर्व संस्था की लाभार्जन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति का विश्लेषण वित्तीय विवरणों के आधार पर ही करती है। पांचवा है कर्मचारी एवं श्रम संघ। कर्मचारी एवं श्रम संघ भी वित्तीय विवरणों में रुचि रखते हैं। कर्मचारी एवं श्रम संघ को वित्तीय विवरण से वित्तीय स्थिति एवं लाभार्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। कार्य की सुरक्षा और कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं उपक्रम की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि लाभार्जन क्षमता से ही प्रभावित होते हैं। छठवां पॉइंट है सरकार एवं सरकारी एजेंसियां। सरकार को वित्तीय विवरणों के आधार पर यह ज्ञान होता है कि देश में व्यावसायिक संस्थाएं प्रगति पर है या नहीं है। सरकार इन विवरणों के आधार पर ही भावी कर नीति, उत्पादन मूल्य, आयात निर्यात आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सरकारी एजेंसियां इन विवरणों के आधार पर ही अंशधारियों के हितों की सुरक्षा का अध्ययन करती है, व्यावसायिक क्रियाओं की सूचनाएं एकत्रित करती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की गणना भी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लेखों में कानूनी प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सातवां है ग्राहक एवं उपभोक्ता। इनमें प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तरों के उत्पादक, थोक एवं फुटकर व्यापारियों और अंतिम उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। यह वर्ग माल की सतत आपूर्ति, उचित मूल्य एवं उचित किस्म में रुचि रखता है। इस तरह से विभिन्न पक्षकारों के लिए जो ग्राहक और उपभोक्ता होते हैं, वे केवल यह देखना चाहते हैं कि हमें अर्थात जनताओं को सभी वस्तुओं की आपूर्ति सही समय पर होता रहे, उन वस्तुओं का सही मूल्य उनसे लिया जाए और जो मूल्य लिया जा रहा है
उनके आधार पर उसकी किस्म अर्थात क्वालिटी भी सही हो। इस तरह से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रयोगकर्ता के अनुसार हमें कई प्रकार से व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।